घर में शादी का माहौल था। लगभग सारे रिश्तेदार घर पे पहुंच चुके थे। हर मेहमान अपने अपने कामों में मशगूल थे क्योंकि अगले ही दिन इस घर में बारात आने वाली थी। हर मेहमान अपने तरीके से हर उस काम को कर रहा था कि जब कल इस घर में बारात आए तो बारातियों की सेवा करने में कोई कमी न रह जाए। पिता भी इस बात को सोच सोच करके अंदर ही अंदर काफ़ी खुश थे कि जिस बच्ची को उन्होंने बचपन से पाल पोस करके बड़ा किया, आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जब उनकी बच्ची अपने घर को छोड़ करके अपने ससुराल के लिए विदा हो जाएगी। पूरा घर खुशी के माहौल में डूबा था कि अचानक पिता के पास पुलिस से एक फ़ोन आती है और पुलिस कहती है कि आपकी बच्ची की किसी ने हत्या कर दी है, उसी बच्ची की जिसकी कल बारात आने वाली थी। जब इस बात की खबर पूरे घर परिवार वालों को पता चलता है तो पूरे घर परिवार में मातम सा छा जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो ये घटना है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस घटना में रिश्ते को इस तरीके से तार तार किया गया है, लोगों की ज़िंदगी को इस तरीके से खिलौना बना दिया गया है कि इस केस को सॉल्व करने में पुलिस वालों के भी पसीने छूट जाते हैं। लेकिन पुलिस अपनी कड़ी मुशक्क़त के बाद आखिरकार 3 महीनों बाद इस केस की खुलासा कर ही देती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर, और कानपुर का ही बिठूर थाने का एक इलाका पड़ता है नारामऊ। बात कर रहा हूं मैं 17 अप्रैल 2019 के सुबह के 8 बजे के आसपास। कानपुर के दलहन फैक्ट्री के किनारे से एक लिंक रोड गुजरता है। कानपुर के दलहन फैक्ट्री में एक मजदूर रात की नाइट की ड्यूटी करके जब दलहन फैक्ट्री से निकल करके लिंक रोड के रास्ते से अपने घर जा रहा था कि देखता है कि लिंक रोड के किनारे एक बच्ची की डेड बॉडी पड़ी है। वो व्यक्ति उस डेड बॉडी को काफ़ी गहराई से देख ही रहा था कि उस रास्ते से जितने भी लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लोग अब धीरे धीरे वहाँ इकट्ठा होना शुरू करते हैं। धीरे धीरे काफ़ी तादाद में लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी व्यक्ति उस बच्ची की पहचान नहीं कर पाता है। सिर्फ इसलिए नहीं कर पाता है कि उस बच्ची की जिसने भी हत्या किया था बड़ी बेरहमी तरीके से किया था। उसके सर पे किसी भारी चीज़ से इस तरीके से कुचल दिया था कि उस बच्ची के चेहरे की पहचान हो पाना ही बड़ा मुश्किल था। धीरे धीरे काफ़ी तादाद में लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और फिर उन्हीं में से एक व्यक्ति बिठूर थाने पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। बिठूर थाना पुलिस भी अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुँचती है और फिर उस डेड बॉडी की तलाशी करना शुरू करती है। लेकिन जब उस डेड बॉडी की तलाशी करती है तो बदकिस्मती से पुलिस को भी उस डेड बॉडी से कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता है जिससे उस बच्ची की पहचान हो सके। जब वहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग भीड़ इकट्ठा कर देते हैं, उसी भीड़ में से एक व्यक्ति उस डेड बॉडी को काफ़ी गहराई से आकर के देखता है और देखने के बाद फपक फपक करके रोना शुरू कर देता है। जब पुलिस उस व्यक्ति से पूछताछ करती है तो व्यक्ति कहता है कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरी ही भतीजी है जिसका नाम है अन्नपूर्णा। पुलिस जब उस व्यक्ति से उसका नाम पूछती है तो व्यक्ति अपना नाम राजेश कुरिल बताता है। राजेश कुरिल बताता है कि साहब, ये मेरे ही बड़े भाई राकेश कुरिल की बेटी अन्नपूर्णा है, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, जिसकी कल ही बारात आने वाली थी। पुलिस तुरंत ही राकेश कुरिल के नंबर पर फ़ोन करती है और इस बात की खबर देती है। राकेश कुरिल के घर परिवार को जब इस बात की खबर होती है, पूरा परिवार घटनास्थल पर पहुंचता है और जब अपनी बच्ची को इस हालत में देखते हैं, सब के सब दहाड़े मार करके रोना शुरू करते हैं। पुलिस को लगता है कि शायद इस बच्ची के साथ में किसी ने दुष्कर्म किया है और उसके बाद से बेरहमी तरीके से इसकी हत्या कर दी। पुलिस तुरंत ही उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब उस बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, अन्नपूर्णा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तो उससे साफ खुलासा हो जाता है कि उसके सर पे किसी भारी चीज़ से 12 बार लगभग वार किया गया है और उसके हाथ पे और उसके कमर पे 3 बार वार किया गया है। उसके सर पे इतना काफ़ी वार किया गया है कि उसके सर से काफ़ी ब्लड बह चुका था और जिसकी वजह से उसकी घटनास्थल पे ही मौत हो चुकी थी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ खुलासा हो जाता है कि अन्नपूर्णा के साथ में दुष्कर्म नहीं किया गया था। पुलिस जब राकेश कुरिल से उसके घर परिवार के बारे में पूछताछ करती है तो राकेश कुरिल कहता है कि साहब, मेरे टोटल 5 बच्चे हैं, 4 बेटियां और 1 बेटा है। 4 बेटियों में एक बड़ी बेटी है जिसका नाम है प्रियंका और दूसरी बेटी अन्नपूर्णा है, तीसरी बेटी प्रगति, चौथी बेटी नेहा और लास्ट छोटा बेटा अमित है। पहली बेटी प्रियंका की मैं शादी कर चुका हूं और दूसरी बेटी अन्नपूर्णा की कल ही बारात आने वाली थी। 14 तारीख की इसके तिलक का महोत्सव किया गया था और कल इसके 18 तारीख की बारात आने वाली थी, तभी किसी ने इसकी हत्या कर दी है। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है, तो राकेश कुरिल कहता है कि साहब, मेरी बच्ची बहुत सीधा साधा लड़की थी, मुझे किसी पे शक नहीं है कि किसने इसकी हत्या कर दी है। पुलिस को भी बड़ा अजीब सा लगता है कि राकेश कुरिल ऐसे कैसे जवाब दे सकता है।
पुलिस जब पूछताछ करती है कि आखिरकार तुमने अपनी बच्ची की शादी किससे तय की थी, तो राकेश कुरिल कहता है कि मैं अपनी बच्ची की शादी पुनीत से तय किया था। पुनीत, जिसके पिता का नाम है शिव बालक और उसके माता का नाम है लक्ष्मी, जो कुरसौली गांव के रहने वाले थे। इन्हीं के गांव के बगल का गांव था। पुलिस जब अन्नपूर्णा के मोबाइल के बारे में पूछताछ करती है कि जब हमने उसके डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया था, उसका मोबाइल हमें नहीं मिला था, तो राकेश कुरिल कहता है कि साहब मेरी बच्ची मोबाइल नहीं रखती है। लेकिन राकेश कुरिल की जो बाकी बच्चियां थी वो सब पुलिस को कहती है कि नहीं साहब, मेरी दीदी मोबाइल रखती थी। जब राकेश कुरिल इस तरह का जवाब देता है तो पुलिस वालों को और ज़्यादा शक हो जाता है कि उसका पिता सब कुछ झूठ बोल रहा है, जरूर इसकी हत्या घर पारिवारिक मामले की वजह से की गई है। पुलिस अन्नपूर्णा के मोबाइल की सीडीआर जब मंगाती है तो उससे एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल उसके मोबाइल में कई सारे ऐसे नंबर थे जिस पर अन्नपूर्णा लगातार बातचीत कर रही थी, लेकिन उस सीडीआर में 2 ऐसे नंबर थे जिस पर सबसे ज़्यादा बातचीत कर रही थी, जिसमें से एक नंबर किसी हरिओम के नाम पर रजिस्टर्ड था और दूसरा नंबर सोनू के नाम पर रजिस्टर्ड था। पुलिस जब राकेश कुरिल से हरिओम के बारे में पूछताछ करती है तो राकेश कुरिल कहता है कि साहब हरिओम कल्याणपुर का रहने वाला है, जो एक ट्रांसपोर्ट की कंपनी चलाता है। अन्नपूर्णा उसी के कंपनी में उसी के ऑफिस में काम करती थी, हर रोज़ वहीं पे काम करने जाती थी। पुलिस तुरंत ही हरिओम और सोनू को अपने कस्टडी में लेती है और फिर इन दोनों से बारी बारी से पूछताछ करती है। पुलिस जब हरिओम से पूछताछ करती है तो हरिओम कहता है कि साहब मैंने अन्नपूर्णा की हत्या नहीं करी है, वो सिर्फ मेरे ऑफिस में काम करती थी, हर रोज़ ऑफिस आती थी और शाम को घर चले जाती थी। लेकिन पुलिस जब हरिओम से पूछताछ करती है कि तुम इससे इस नंबर पे इतनी बातें क्यों करते हो, पूरा सीडीआर जब सामने रख करके और हरिओम से जब पूछताछ करती है तो हरिओम फंस जाता है और कहता है कि साहब मेरा और अन्नपूर्णा का लव अफेयर चल रहा था। पुलिस जब सोनू से पूछताछ करती है तो सोनू भी कहता है कि साहब मेरा और अन्नपूर्णा का लव अफेयर चल रहा था। सोनू, जो अन्नपूर्णा के ही गांव का रहने वाला एक दबंग व्यक्ति था, जो जुए और सट्टे लोगों से साथ में खेलवाता था, जो उसके पास काफ़ी हद तक पैसे भी था। पुलिस जब इन दोनों से लव एंगल की बातें सुनती है तो पुलिस भी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन पुलिस को मालूम था कि ज़रूर इस हत्या में लव का ही कोई एंगल है, क्योंकि अन्नपूर्णा की मात्र शादी से एक दिन पहले ही हत्या की गई थी। पुलिस इन दोनों से सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस काफ़ी हद तक सख्ती से पूछताछ करती है हरिओम से, लेकिन हरिओम इस जुर्म को कभी भी कबूल ही नहीं करता है। उतने ही सख्ती से पुलिस सोनू से भी पूछताछ करती है, लेकिन सोनू भी अपना जुर्म कबूल नहीं करता है। आखिरकार इन दोनों के विरोध में जब पुलिस वालों के पास कोई भी सबूत नहीं मिलता है तो इन दोनों को छोड़ देती है, लेकिन साथ ही साथ हिदायत भी देती है कि जब भी हम तुम्हें अपने पास बुलाएं पूछताछ करने के लिए तो तुम्हें आना पड़ेगा। पुलिस लगभग 2 से 3 महीनों तक इस केस की छानबीन करती है, लेकिन पुलिस को कहीं भी कोई भी सबूत नहीं मिलता है। आखिरकार ये मामला इस तरीके से आकर के उलझ जाता है कि लगता है कि शायद इस केस का कभी खुलासा ही नहीं हो पाएगा। पुलिस अब इस केस की छानबीन दूसरे तरीके से करती है और इस केस को सुलझाने के लिए अपने खबरियों को काम पे लगा देती है। खबरी जब इस केस की छानबीन करना शुरू करते हैं तो इस केस की तुरंत ही खुलासा कर देते हैं। उन्हीं में से एक खबरी 2 अगस्त 2019 को सुबह के 10 बजे के आसपास पुलिस थाने पहुंचता है और कहता है कि साहब सोनू के 2 दोस्त हैं, उनको अपने कस्टडी में लीजिए, वही इस केस का खुलासा कर सकते हैं। जो सोनू के 2 दोस्त हैं उनमें से एक का नाम है विनीत और दूसरे का नाम है शुभम। पुलिस तुरंत ही विनीत और शुभम को अपने कस्टडी में लेती है और साथ ही साथ सोनू को भी अपने हिरासत में लेकर आती है। जब सोनू को अपने हिरासत में लाती है और सोनू जब अपने सामने अपने दोस्त विनीत और शुभम को देखता है तो समझ जाता है कि अब मैं फंस चुका हूँ। पुलिस अब इन तीनों को सामने बिठा करके और इनसे सख्ती से पूछताछ करती है। तब जाकर के सोनू अपना जुर्म कबूल करता है, लेकिन जब इसकी पूरी कहानी बताता है तो पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं। सोनू कहता है कि जब मैंने पहली बार अन्नपूर्णा को ऑफिस जाते हुए देखा था, मैं पहली बार में उसके ऊपर फिदा हो गया था, फिर मैं उसका पीछा करने लगा, लेकिन मैं अपने चूँकि गांव का दबंग हूँ, मुझे लगा कि शायद अन्नपूर्णा मेरी बात नहीं मानेगी। लेकिन तब मुझे पता चला कि अन्नपूर्णा का अपने ही जिस ऑफिस में काम करती है अपने बॉस के साथ में लव अफेयर चल रहा है। अन्नपूर्णा पैसे की लालची है। फिर मैंने उसके ऊपर पैसे लुटाना शुरू कर दिया। जब मैंने पैसे लुटाना शुरू किया तो आखिरकार अन्नपूर्णा मेरी बात मान गई और फिर हम दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन भी होना शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही इस बात की खबर अन्नपूर्णा के पिता राकेश को मालूम चला, राकेश के पिता ने उसका कंपनी में आना जाना बंद कर दिया और उसकी तुरंत ही रिश्ता तय कर दिया विनीत से। जब उसका रिश्ता तय हो गया तो मुझे अब अन्नपूर्णा के बगैर रहा ही नहीं जाता था। मैंने तय कर लिया कि मैं अन्नपूर्णा से शादी कर लूँगा।
जब मैंने अन्नपूर्णा को फ़ोन करके बोला कि तुम विनीत से शादी ना करके मुझसे शादी कर लो, तो अन्नपूर्णा कहती है कि मैं वहीं शादी करूंगी जहां मेरे माता पिता कहेंगे। और उसके बाद से जब मैंने अन्नपूर्णा को कॉल करना शुरू किया, उसके बाद से अन्नपूर्णा ने मेरा फ़ोन उठाना ही बंद कर। मैंने 17 अप्रैल को शादी से एक दिन पहले उसको फ़ोन करके बोला कि मैं तुमसे एक आखिरी बार मिलना चाहता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी अन्नपूर्णा तैयार नहीं हुई। फिर मैं अपने दोस्त और विनीत और शुभम को लेकर के अन्नपूर्णा के घर पे शाम के करीब 7 बजे पहुँच गया। जब मैं उसके घर पे गया तो मैं उसके घर के अंदर नहीं गया, मैं अपने दोस्त विनीत को भेजा और बोला कि जाओ अन्नपूर्णा को बुला करके लाओ, मुझे उससे बात। जब विनीत अन्नपूर्णा के घर के अंदर गया तो उस वक्त उसके पिता और उसके माता मार्केट गए हुए थे और अन्नपूर्णा दरवाजे पे ही मिल गई। जब विनीत ने बोला कि सोनू बाहर खड़ा है, तुमसे मिलना चाहता है, तो अन्नपूर्णा आने से मना कर दी। इसलिए विनीत ने अपने ही मोबाइल से फ़ोन करके और मुझसे बात करवाया। जब मैंने उससे बात करा तो उससे मिलने के लिए बोला तो अन्नपूर्णा ने साफ मना कर दिया। तो मैंने उसे धमकी दिया कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो तुम्हारे शादी के दिन ही, तुम्हारे शादी के सामने ही मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगा। तब जा कर के अन्नपूर्णा मेरी बात मान गई और फिर वो मिलने के लिए विनीत के साथ बाहर निकल के आई। मैं उसे अपने बाइक पे बिठा करके और लिंक रोड के पास लेकर गया रात के करीब 8 बजे के आसपास। उस वक्त उस रास्ते पे कोई भी नहीं था। मैं जब उससे पूछताछ करने लगा कि तुम मुझसे शादी कर लो, तो अन्नपूर्णा एक ही बात कह रही है, एक ही जिद पे अड़ी हुई है कि मैं अपने पिताजी के बातों के खिलाफ़ नहीं जाऊंगी, जहाँ पे वो कहेंगे वहीं पे शादी करूंगी। फिर मैंने उससे बोला कि मैंने जो तुम्हें जेवर खरीद के दिया है, जितना मैंने सारे पैसे तुम पे लुटाया है, वो पैसे मुझे वापस कर दो। इस बात पर अन्नपूर्णा जवाब देती है कि उन सारी चीज़ों की कीमत तुम ऑलरेडी वसूल कर चुके हो। तुमने जो मेरे जिस्म के साथ में खेला है, उस पैसे की कीमत वही है। जब ये बातें बोली तो मेरा दिमाग कुछ इस तरीके से 7वें आसमान पे चढ़ गया कि मैंने गुस्से से अपने बाइक से एक सरिया निकाला और उसके सर पे दे दनादन दनादन मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसकी घटनास्थल पे ही मौत हो गई। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी सोनू पुलिस को बताता है तो पुलिस वाले भी परेशान हो उठते हैं और तुरंत ही सोनू, उसके दोस्त विनीत और उसके दूसरे दोस्त शुभम को अपने कस्टडी में ले करके जेल भेज दिया। और उसके कुछ ही दिन के बाद पुलिस ने इनका चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट ने भी सोनू को आजीवन कारावास की सज़ा दी और उसके दोस्त विनीत और शुभम को 10-10 साल की सज़ा सुनाई। फिलहाल अभी ये तीनों आरोपी जेल में ही है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।